और मुझे नहीं लगता कि ऐसा वीडियो तुम लोगों को पूरे YouTube में कहीं मिल जाए। हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जितने भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से बन सकते हैं। हम लोगों ने खाना बनाया और हमारे खाने को किसी ने चोरी कर दिया। द मेन इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं हम लोग, या फिर एंड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे कार्ल मार्क्स के, वो फादर। राइट आंसर इज ग्रुप्स एंड ऑल में। मैं अगर कोई ऑफिसर हूँ, लाइक आईपीएस ऑफिसर, अगर मैं मुझे एक डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, उसी के अंदर मेरी सारी पावर्स जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती है, कंस्ट्रेन करती है, वो हमारी सोशल फैमिली। जो मेन वर्क थे, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म था, रिलीजन ऑफ इंडिया था, इकोनॉमी एंड सोसाइटी था, एसेंस ऑफ सोशल। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज मेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, बेसिकली थंबनेल देख के तुम लोगों को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो से हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। अब कंप्लीट कैसे करेंगे, ये सवाल तो दिमाग में जरूर आया होगा। हम लोग एक्चुअल में इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर को बाय डिस्कसिंग ऑल द एमसीक्यूज। जितने भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारे एमसीक्यूज हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़ूंगी या तुम लोगों को बस बोलूँ कि ये सारा तुम खुद ही रीड करना है। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा वीडियो तुम लोगों को पूरे यूट्यूब में कहीं मिल जाएगा जहाँ पे तुम लोगों को एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कराया जाए। एंड जी हाँ, बिल्कुल यही हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। एंड मैं बिल्कुल तुम लोगों को हाथ पकड़ के ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराऊंगी। जिन लोगों ने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट को लाइन बाय लाइन डिटेल हर एक टॉपिक एनसीईआरटी पूरा बुक ही उठा के मैंने पढ़ा दिया है तुम लोगों को, एंड मुझे पूरा यकीन है कि वो चैप्टर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड मैंने उसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दिया है, मैंने तुम्हें एकदम बहुत ही प्यार से चीज़ों को बस बताया है, बातें की है, एंड तुम लोगों को समझ में भी आया है। ठीक वैसे ही मैं इसमें लेक्चर नहीं दूंगी, बस तुम लोगों के साथ बात करूंगी एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये चैप्टर खत्म कब हो गया है। राइट, सो हम लोग ये सारे नोट्स तुम लोगों को भेज देंगे इन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कमेंट सेक्शन में अगेन पिन भी किया हुआ है। तो वेट किसका कर रहे हो, जाके अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड इस पीडीएफ को लो एंड रिविजन करो लाइन बाय लाइन। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि तुम्हारे चैप्टर से बन सकते हैं। राइट, एमसीक्यूज भी ऐसे करेंगे कि मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ूंगी, तुम लोगों को समझाऊंगी, एंड वो समझाने के बाद मैं तुम्हें ऑप्शंस भी दिखाऊंगी एंड तुम लोगों को आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही में तुम लोगों को अपने जो आंसर्स है उसे अपने माइंड में सोचना है एंड पॉइंट्स अपने आप को देते जाने हैं। इस एमसीक्यू सेशन में हमारे 21 क्वेश्चन होंगे, हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स होगा एंड हम सारे एमसीक्यूज करेंगे एकदम इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल मतलब मैं सारे एमसीक्यूज को समझाऊंगी एंड तुम लोगों को ऑप्शंस दिखाऊंगी। तुम लोग ऑप्शंस को अपने आंसर को तुम अपने माइंड में सोचोगे, कमेंट सेक्शन बताओगे एंड अपने आप को फेयर तरीके से मार्क्स देते जाओगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस एमसीक्यू सेशन तुम लोग मुझे अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में डालोगे, यानी कि लिख के भेजोगे कि तुम लोग आखिर कितने मार्क्स स्कोर किए। मैं भी श्योर हो जाऊं कि तुम लोग को कितना अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया है। राइट, तो अब हम लोग समय को बिना बर्बाद किए मूव करेंगे टुवर्ड्स योर फर्स्ट एमसीक्यू। देखो, हम लोगों ने इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजी में पढ़ा क्या था, एक छोटा सा स्नैप रिकैप लेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन है वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, किन सिचुएशंस के टाइम में हुआ। हम लोगों ने देखा कि हमारा जो सोशियोलॉजी है उस सब्जेक्ट, इस डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस होने में सबसे बड़ा हाथ था 3 मेजर रिवॉल्यूशन का। पहला था हमारा एनलाइटनमेंट, दूसरा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड तीसरा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन तीनों ही रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा जो डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी वो इमर्ज हुआ। राइट, हम लोगों ने फील किया द नीड टू रीड द सोसाइटी, टू नो अबाउट द सोसाइटी, एंड इसी रीजन की वजह से हमारा सब्जेक्ट एज ए डिसिप्लिन सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ इन द 19th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा था। साथ ही में हम लोगों ने 3 मेन सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ा था जो हमारे थे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड इमानुएल डर्कीम। इनके आइडियाज, इनके कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ रखा था। राइट, एंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। 3 revolutions paved the way for the emergence of sociology that were। अब कौन से वो 3 रेवोल्यूशन थे जिन्होंने हमारे सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प किया था। अब तुम लोगों को आंसर सोचना है अपने माइंड में। स्नैप रिकैप मैंने दे दिया है, अब तुम लोग आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे दे सकते हो। क्या वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था?
क्या ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन अमेरिकन रिवॉल्यूशन या साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था? क्या ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, या नन ऑफ द अबव था? इसका आंसर तुम लोगों को अपने माइंड में सोचना है एंड अपने आप को पॉइंट्स भी देने हैं अगर तुम्हारा आंसर राइट है। रॉन्ग है तो अब डेफिनेटली अपने आप को पॉइंट्स मत देना। ओके, सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इज द एनलाइटनमेंट, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया था। इससे पहले क्या हो रहा था, हमारे यूरोप में सब लोग रिलीजन पे अंधाधुंध भरोसा करते थे कि जो रिलीजन कहेगा हम वही करेंगे, ठीक है। बट हम लोग अब क्वेश्चन पूछना शुरू किए क्योंकि प्रिंट मीडिया आ गया था, बुक आ गया था उस टाइम पे। हम लोग लॉजिकल रीजनिंग करने लगे, हम लोग पढ़ने लगे कि दुनिया देश भर में हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमारा जो दिमाग है वो खुल गया और हम सवाल पूछने लगे। तो ये हमारा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ। देन हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जहाँ पे हम लोग ने पॉलिटिकल सोवरनिटी लाई, राइट। हम लोगों ने फ्रीडम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हम लोग बेसिक लोग हैं, हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, राइट्स चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। तो लोगों ने लड़ाई की उसके लिए। देन हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था जहाँ पे हम लोगों ने फर्दर ऑन मशीन्स, टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया बड़े स्तर पे, राइट, प्रोडक्शन बढ़ाया और उससे बहुत बड़ा चेंज हमारे सोसाइटी में आज भी देखने को मिलता है, राइट। सो इन तीनों की वजह से ही सोशियोलॉजी हमारा डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री वेर लेड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच बिगेन इन। तो हमारा जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आया था। एंड ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये कौन से कंट्री में सबसे पहले आया? क्या ये ब्रिटेन में फर्स्ट एट द वेरी बिगिनिंग आया? क्या ये फ्रांस में आया? क्या ये जापान में आया? क्या ये जर्मनी में आया? तुम लोगों को इसका आंसर माइंड में सोचना है। एंड ये अगेन 1 पॉइंट का है, तुम लोगों को अपने आप को मार्क्स देते हुए चलना है थ्रू आउट द सेशन। ओके, ये पूरा का पूरा सेशन 21 मार्क्स का है एंड आई वांट योर फुल अटेंशन टुवर्ड्स दिस वीडियो। तुम लोगों को मुझे आंसर देना है, राइट। सो आंसर आई होप अब तक तुम लोगों ने माइंड में सोच लिया होगा। एंड द राइट आंसर इज ब्रिटेन। हमारा जो राइट आंसर है वो ब्रिटेन है। पहली बार हमारा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो फोकस था, जो सेंटर था, वो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। द फॉलोइंग आर वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। तो इन सभी में से कौन से वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि हमारे जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट में जो चैप्टर था हमारे, उनके उस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने कौन से मेजर सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था? क्या हम लोगों ने कार्ल मार्क्स को ही पढ़ा था? क्या हम लोगों ने इमाइल डर्कीम को पढ़ा था? क्या हम लोगों ने मैक्स वेबर को पढ़ा था? या इन तीनों को ही पढ़ा था? तो तुम्हें आंसर माइंड में सोचना है एंड देन मैं राइट आंसर बता रही हूँ। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम मेंशन्ड, यानी कि हमने इन तीनों के बारे में ही इन डिटेल पढ़ा था, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। सोशियोलॉजी इज समटाइम्स कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ। सोशियोलॉजी को हम लोग कभी कभार किसका चाइल्ड के नाम से हम लोग बोलते हैं। सो एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं हम लोग, या फिर एंड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। आंसर आई होप अब तुम लोगों ने माइंड में सोच लिया होगा। एंड द राइट आंसर इज एज ऑफ रिवॉल्यूशन। हम लोग सोशियोलॉजी को एज अ चाइल्ड ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्यों? बिकॉज 3 मेजर हमारे रिवॉल्यूशन थे जिसके वजह से ही हमारा सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन आया, right? So that is the time of age of revolution when this sociology as a discipline was introduced. Okay, so this is the right answer. Okay, comes to question number 5. Sociology was born in which part of the Europe? कौन से part of the Europe में हमारा sociology as a discipline introduce हुआ या born हुआ? So इसका answer again very easy है and the right answer is Western. Okay, question number 6 पे आ जाओ। Sociology was born in Europe in which century? Sociology जो है वो बॉर्न हुआ था यूरोप में, राइट। अब बताओ कि कौन सी सेंचुरी में बॉर्न हुआ था? क्या ये 19th सेंचुरी में आया था? क्या ये 18th सेंचुरी में आया था? क्या ये 17th सेंचुरी में आया था? या क्या ये 16th सेंचुरी में आया था? आई होप तुम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट तुम लोगों ने सोचा होगा, राइट। बिकॉज एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन मैंने तुम लोगों को एक चैप्टर का जिस्ट दिया था एंड उसी में मैंने तुम लोगों को आंसर बता दिया था। So again the right answer is 19th century and I hope तुम सभी ने इसका आंसर राइट सोचा होगा, राइट। इसी बात पे हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। Western Europe saw the emergence of radically new ways of thinking about the world during which period? हमारा ऐसा कौन सा पीरियड था जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत तेजी से लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोगों ने सवाल करना शुरू किया, राइट। सो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था? क्या ये लेट 17 to 18 सेंचुरी था? क्या ये लेट 14 to 15 सेंचुरी था?
क्या ये लेट 15th एंड 16th सेंचुरी था या फिर लेट 20th एट फर्स्ट हाफ डिकेड्स ऑफ 21st सेंचुरी था? सो अगेन इसका राइट आंसर तुम लोगों को अपने माइंड में सोचना है एंड मैं तुम लोगों को इसका राइट आंसर दूंगी। एंड द वेरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेट 17th एंड 18th सेंचुरी ही वो पीरियड था जब हमारा जो एनलाइटनमेंट है, जिसे हम लोग ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया था, राइट, इंट्रोड्यूस हुआ जब लोगों ने लॉजिकल क्वेश्चनिंग करना शुरू किया था समाज के अंदर। नेक्स्ट, विच फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिड अनाउंस द अराइवल ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज नेशन? तो जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से पॉलिटिकल सोवरेनिटी आई थी इंडिविजुअल्स के लाइफ में ही नहीं बल्कि नेशंस के लाइफ में, वर्ल्ड के लाइफ में, राइट। सो वो कौन सा टाइम फ्रेज था जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था? क्या ये वो इन द ईयर था 1832? क्या वो एज था? क्या वो ईयर था 1789 या फिर 1848 या फिर नन ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर मुझे पता है तुम लोग राइट ही दोगे एंड द राइट आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो हमारा आया था इन द ईयर 1789। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि हुआ था 1789 में इन फ्रांस, मोस्ट ऑफ द लैंडेड एस्टेट्स वेर ओन्ड बाय। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पहले हमारा जो लैंड था, हमारी जो प्रॉपर्टीज थी फ्रांस में, वो किसके अंडर में थी? क्या वो अरिस्टोक्रेसी के अंदर में थी? क्या ये पेजेंट्री के अंदर में थी? क्या ये क्लर्जी के अंदर में थी या फिर मिडिल क्लास के अंदर में थी? थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज तुम लोग भूल गए होगे, जिन लोगों को भी याद नहीं होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक बारी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सो ये मैं थोड़ा सा ट्राइंगल बना रही हूँ एंड इस ट्राइंगल के अंदर हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा होता है क्लर्जी, सेकेंड होता है हमारा नोबिलिटी एंड थर्ड होता है हमारा पेजेंट्री। जिसको भी ये कॉन्सेप्ट याद है वो थोड़ा सा स्किप कर सकता है, ठीक है। सो जिसको नहीं याद है वो ध्यान से सुनो। फर्स्ट जो था हमारा वो था क्लर्जी, यानी कि पोप वगैरह, राइट। पोप्स फादर जो थे वो पहले नंबर पे आते थे। सेकंड नंबर पे हमारे अरिस्टोक्रेसी या नोबल्स या किंग्स वगैरह आया करते थे एंड तीसरे लेवल पे थे हमारे पीजेंट्री, यानी कि जो नॉर्मल कॉमन मास पीपल है, ठीक है। अब होता क्या था, इन पे इतना अत्याचार होता था तीसरे लेवल के पीपल पे कि उन्हें टैक्स देना पड़ता था, सिर्फ पहले लेवल को ही नहीं दूसरे लेवल, यानी कि सिर्फ अरिस्टोक्रेसी को नहीं, उन्हें किंग्स वगैरह को भी बहुत से टैक्सेस भरने पड़ते थे, उन पर बहुत अत्याचार हुआ। एंड जैसे हमारा बुक्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ, प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ, उसने एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया। इन लोगों के दिमाग में सवाल जो है वो ये लोग पूछना शुरू किए एंड यहाँ से हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी आगे बढ़ा। सो अब यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है कि आखिर जो हमारा फ्रांस में ज्यादातर लैंड थे वो किसके कंट्रोल में थे? सबसे पहले कौन दिख रहा है तुम्हें? फर्स्ट एस्टेट। एंड फर्स्ट एस्टेट व्हाट वाज योर अरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जी। सो इनके हाथ में ही तुम्हारी मेन लैंड या प्रॉपर्टी थी। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 वेयर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने से क्या रिजल्ट आए, क्या परिणाम आए या क्या चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर, वो तुम्हें यहाँ पे बताना है। इन सभी ऑप्शन में से राइट कौन सा है? पहला ऑप्शन बता रहा है कि द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बिकेम द वॉच वर्ड्स ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो जो हमारा लिबर्टी था, इक्वालिटी था एंड फ्रेटर्निटी था, ये हमारे मॉडर्न स्टेट में ये कॉन्सेप्ट्स आ गए। क्या ये था? या फिर दूसरा, अ सेपरेशन वाज बिल्ट बिटवीन द पब्लिक रियलिज्म ऑफ द स्टेट एंड प्राइवेट रियलिज्म ऑफ द हाउस होल्ड। क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा प्राइवेट सेक्टर एंड हमारी प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी, वो आ गई थी? या तीसरा है रिलीजन एंड फैमिली बिकेम द मोर प्राइवेट वाइल एजुकेशन बिकेम द मोर पब्लिक, यानी कि हमारा जो रिलीजन और फैमिली है वो हमारा प्राइवेट मैटर बन गया एंड पब्लिक मैटर जो है वो हमारा बन गया एजुकेशन, लाइक दैट। सो क्या ये वाला पॉइंट आंसर होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी आर करेक्ट, यानी कि इन ये तीनों ही ऑप्शंस राइट हैं। सो तुम्हें आंसर माइंड में सोचना है एंड देन आई विल टेल यू द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाई? बिकॉज हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था डेफिनेटली वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को लाया ही था, बट उसके साथ साथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर्स को भी उसने अलग किया था। उसने बताया भी था कि फर्दर हमारा जो प्राइवेट डोमेन है उसमें रिलीजन जाएगा एंड फैमिली जाएगी एंड जो पब्लिक डोमेन है वो हमारा एजुकेशन होगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट्स भी साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के आए थे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में।
The foundation of modern industry was laid in Britain in the late 18th and early 19th century by, हमारा जो foundation था modern industry का ब्रिटेन में late 18th और early 19th century में, वो किसके द्वारा लाया गया था? क्या ये बिग लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा लाया गया था? हमारा जो मॉडर्न इंडस्ट्री है ब्रिटेन में सेटअप हुआ था, किसने लाया था? हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रीज को किसने डेवलप किया था? ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या वो बिग लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे? क्या ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खुद ही था, या किंग और क्वीन थे जो कि आ गए थे एंड ब्रिटेन में उन्होंने इंडस्ट्रीज खोल दी? बाय द माइग्रेटेड लेबर्स, कुछ माइग्रेटेड लेबर्स थे अफ्रीका और एशियन कंट्रीज से, उन्होंने क्या इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था ब्रिटेन में? तो तुम लोगों को इसका राइट आंसर देना है। एंड इसका राइट आंसर है जो वो होगा द बिग लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। क्यों? बिकॉज जो हमारे राजा रानी है वो डेफिनेटली अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करेंगे, राइट? वो ऐसा क्यों करेंगे कि इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सेटअप हो जाए, लोग इंडिपेंडेंट हो जाए, तो फिर लोगों को किंग्स एंड क्वींस की क्या जरूरत होगी, राइट? वो खुद ही अपना लाइफ चला लेंगे, राइट? सो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खुद ही तो फैक्ट्रीज नहीं लगा देगा, सो डेफिनेटली ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाय द माइग्रेटेड लेबर्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका एंड एशिया के लोग क्यों आके इंडस्ट्री सेटअप करेंगे ब्रिटेन में, ये बताओ तुम, राइट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी करेक्ट बोला वेरी वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड देन आंसर दो, ठीक है? अब ये बताओ कि कार्ल मार्क्स का जन्म कौन से साल में हुआ था? अब यहाँ पे कंफ्यूज तो होगी पक्का, जो नहीं हुआ उसको मैं बोलूंगी वेरी गुड, तुम लोगों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। जो कंफ्यूज हो गया कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, बहुत आसान वैसे तो है सच्ची बोलो तो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन है, क्या वो उनका बर्थडे था 5 मई 1818 को, 5 मई 1718 को, 5 मई 1718 को? अगेन ऑप्शन रिपीट हो गया तो एक ऑप्शन काट दो, ऑप्शन नंबर सी को काट दो, ठीक है? क्या उनका बर्थडे था 5 मई 1781 को? सो इन सभी में से क्या बर्थडे डेट था उनका एक्चुअल वाला, वो तुम्हें गेस करना अपने माइंड में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उनका बर्थडे था 5 मई 1818 को, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। बेसिकली कार्ल मार्क्स वाज, अब कार्ल मार्क्स कौन थे? क्या ये जर्मन थे, फ्रेंच थे, इंग्लिश थे या अमेरिकन थे? कौन से कंट्री से हमारे कार्ल मार्क्स आए थे? इसका आंसर तुम लोग कंफ्यूज हो गए, राइट? अब मैं कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन और थोड़ा सा स्लाइटली टफ क्वेश्चन डालूंगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ डिटेल में अच्छे से चैप्टर को पढ़ा तो मैं गारंटीड हूँ कि इसका आंसर तुम लोग आराम से दे दोगे। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वो एक जर्मन थे। नेक्स्ट आ जाओ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ कार्ल मार्क्स। ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था चैप्टर के अंदर कि हमारे जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे कार्ल मार्क्स के, वो कौन थे? अब ऑप्शंस क्या हैं? क्या वो फ्रेडरिक एंजल्स थे, क्या वो लेनिन थे रशिया के, या वो क्या वो इमाइल जर्किम थे फ्रांस के, या फिर स्टालिन थे सोवियत यूनियन के? तो तुम्हें आंसर बताना है, राइट? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर एकदम चाहिए। सो द राइट आंसर इज फ्रेडरिक एंजल्स। इनके जो लाइफ लॉन्ग यानी कि पूरी जिंदगी इनके साथ इनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बने रहे, वो थे हमारे फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो जिसका मार्क्स 13 आउट, अभी तक 13 आए हैं। वेरी वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड जिनका थोड़ा बहुत कम भी है, एक दो नंबर, दैट इज ऑल्सो ओके, आई विल से बहुत अच्छे चल रहे हो, आगे और अच्छे चलते जाओ बिकॉज अब थोड़े लेवल बढ़ा रही हूँ, राइट? सो अब बताओ, कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी से थे, बट उन्होंने अपना जो ज्यादातर साल बताए थे अपने एक्साइल में बिताए थे। एक्साइल मतलब वनवास में बिताए थे। वनवास इन द सेंस उनको कुछ कंट्रीज से निकाल दिया गया था, राइट? सो उन्होंने अपना एक्साइल में, उनको जब कंट्रीज से निकाल दिया गया था, बहुत से कंट्रीज से निकाल दिया गया था, तो अपना जो एक्साइल का पीरियड था उन्होंने कहाँ स्पेंड किया था, ये तुम्हें बताना है। तो जर्मनी से उनको निकाल दिया गया था एंड उन्हें किसी और कंट्री में अब शिफ्ट होना पड़ा था क्योंकि उन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया था। तो वो कहाँ पे अपना, कौन से कंट्री में उन्होंने अपना ज़्यादा समय बताया? क्या वो कंट्री स्पेन था, क्या वो कंट्री फ्रांस था, या फिर क्या वो कंट्री ब्रिटेन था, या फिर वो कंट्री इटाली था? तो इसका आंसर तुम लोगों को मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में। एंड द राइट आंसर इज ब्रिटेन। वेरी गुड, अच्छे चल रहे हो तुम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो मोस्ट करेक्ट है अबाउट कार्ल मार्क्स, यानी कि एकदम सही बात बता रहा है कार्ल मार्क्स के बारे में। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? कार्ल मार्क्स जो है वो फिलोसफी पढ़े थे एंड इसीलिए वो एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थे। क्या ये पॉइंट सही है? ही वॉज अ ग्रेट सोशल वर्कर एंड रिफॉर्मर। वो एक बहुत ही ग्रेट सोशल वर्कर थे, समाज के लिए बहुत काम किया उन्होंने एंड रिफॉर्म्स भी बहुत लाए। या फिर नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड ऑप्शन, ही बिलीव दैट साइंटिफिक सोशलिज्म वुड ब्रिंग एंड ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। उनके हिसाब से जो साइंटिफिक सोशलिज्म है अगर समाज में आ गया
तो हमारे समाज में से जो भी ऑपरेशन है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो जो वर्किंग क्लास जो भी प्रॉब्लम्स झेल रही हैं, जो भी चैलेंजेस वो झेल रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन जो झेल रही हैं, वो चला जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म. नेक्स्ट, he believed that capitalism, liberalism and globalization would bring prosperity in the world. या फिर वो ये बिलीव करते थे कि कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन से हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी आएगी. तो अब इसका राइट आंसर तुम्हें मुझे बताना है एंड आई होप इसका तुम सभी राइट आंसर दोगे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो वो खुद ही चैप्टर में आके कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सोशलिज्म हमारे कंट्री में ज़्यादातर स्टेट्स या कंट्रीज एक्सेप्ट करें. क्यों? बिकॉज सोशलिज्म से क्या होगा कि वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है, उन पर जो अत्याचार हो रहा है बाय द एम्प्लॉयर्स, वो कम हो जाएगा एंड वो हट जाएगा हमारे समाज से. तो ये उनका बिलीव था. एक पॉइंट और याद रखना, हालांकि ये वाला राइट था आधा. मैक्स वेबर जो है उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी थी बट फिर भी वो फिलॉसफर नहीं थे. क्यों? बिकॉज उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी थी लेकिन उनका इंटरेस्ट फिलॉसफी में नहीं था, वो एक फिलॉसफर नहीं बन पाए, वो एक सोशल एक्टिविस्ट बने थे रादर. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे. कार्ल मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटी है had progress, यानी कि उसने प्रोग्रेस किया है डिफरेंट स्टेजेस से. These are primitive communism, slavery, feudalism and capitalism. तुम्हें बताना है इसका आंसर क्या होगा. सो द आंसर इज सारे के सारे सही हैं. वाई? बिकॉज उन्होंने बताया था कि सबसे पहले समाज में जो प्रॉब्लम्स, हमारे जो समाज में सबसे पहला प्रॉब्लम था वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, यानी कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा था, उनको डिस्प्लेस किया गया अपने खुद के कंट्री से. पहला वो वाला प्रॉब्लम था. दूसरा, स्लेवरी का प्रॉब्लम देखा जब इंडिविजुअल को बाय एंड सोल्ड किया जाता था. तीसरा प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा फ्यूडलिज्म का, जहाँ पे वही फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट वाला जो प्रॉब्लम था वो आ गया था. तीसरे एस्टेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे. एंड कैपिटलिज्म में क्या हुआ? कैपिटलिज्म में भी एक प्रॉब्लम ये थी कि वर्कर जो क्लास था, वर्किंग क्लास जो था, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर्स, क्योंकि वो मशीन्स की तरह वर्कर्स को काम कराते थे, उनको वेजेस टाइम पे प्रॉपर तरीके से नहीं देते थे और बहुत से चैलेंजेस इनके वर्कर्स को झेलना पड़ता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स बिलीव करते थे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म कब होगी? जब कैपिटलिस्ट खुद चेंज करेंगे तब, जब स्टेट और गवर्नमेंट आएगी तब, या फिर जब वर्किंग क्लास कुछ करेंगे तब, या मिडिल क्लास कुछ करेंगे तब. इसका राइट आंसर तुम्हें माइंड में सोचना है. अगेन द राइट आंसर आई विल टेल यू. द राइट आंसर वाज वर्किंग क्लास. जब हमारे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब हमारे वर्किंग क्लास हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, वो क्लास स्ट्रगल करेंगे, साथ में एक साथ जुड़ेंगे, यूनिटी उनके अंदर आएगी, एकजुट होंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, अपने ग्रुप्स के प्रॉब्लम को समझेंगे एंड आवाज़ उठाएंगे, रिवॉल्यूशन लाएंगे. तभी कहीं ना कहीं ये जो कैपिटलिज्म है ये हटेगा एंड सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एंड स्टेट फर्दर आएंगी हमारे कंट्री में. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? क्या ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था? क्या ये फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था? क्या ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था? एक और ऑप्शन था, वो मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे, अभी मैं ऐड कर दे रही हूँ. क्या इनमें से कुछ नहीं होगा? कौन सा आंसर होगा? तुम्हें राइट आंसर मुझे बताना भी है कमेंट सेक्शन में. सो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था हमारे कार्ल मार्क्स, साथ ही में फ्रेडरिक एंजल्स ने. तो यहाँ पे पक्का कंफ्यूज हुए होंगे कुछ लोग, राइट? कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गए तो अब जान लो, याद रखना, बिकॉज एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं ये जनरल क्वेश्चंस. एंड अगर एमसीक्यू में नहीं भी पूछा जाए तो क्वेश्चन आंसर्स में तुम लोग खुद ऐड कर सकते हो, राइट? अब आ जाओ एमाइल डर्कीम के बारे में कि एमाइल डर्कीम कब बॉर्न हुए थे. क्या ये बॉर्न हुए थे अप्रैल 15, 1858 में, अप्रैल 15, 1885 में, अप्रैल 15, 1588 में, या अप्रैल 15, 1758 में? अब बताओ यार कब बॉर्न हुए थे. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो भी अप्रैल 15 में ही हो रहा है, राइट? सो अब बता दो आंसर क्या होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. उनका बॉर्न जो है वो उनका जो बर्थडे है वो हुआ था अप्रैल 15, 1858 में. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में. एमाइल डर्कीम कौन थे? क्या ये जर्मन थे? क्या ये डच थे? क्या ये फ्रेंच थे? या क्या ये जापानीज थे? सो इसका आंसर भी अगेन वेरी वेरी ईजी है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था वीडियो के, एंड दैट ही वॉज अ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट. नेक्स्ट आ जाओ, हमारा जो डॉक्टरल डिसर्टेशन है एमाइल डर्कीम का वो कौन सा था? यानी कि जो पीएचडी करते समय
अपना ये जो हमारे एमाइल जकीम है, इन्होंने कौन सा डिसर्टेशन लिखा था, उनके डिसर्टेशन का नाम क्या था, डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी था, या डिविजन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रीज था, या रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड था, या नन ऑफ द अबव था। सो इसका आंसर अगेन वेरी वेरी इजी है। जिन्होंने भी हमारे साथ चैप्टर में अच्छे से अटेंशन पे करके सभी कुछ समझा था, उन्हें आंसर अच्छे से पता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उनका डॉक्टरल डिसर्टेशन के का नाम था। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ हमारा एमसीक्यू सेशन, दैट इज मैकेनिकल सॉलिडिटी इज फाउंड इन ऑन द सिमिलरिटी ऑफ इट्स। हमारा जो मैकेनिकल सॉलिडिटी है ये किससे ज़्यादा सिमिलर है, इंडिविजुअल मेंबर्स से, ग्रुप एंड ऑल मेंबर्स से, लीडर्स एंड फॉलोअर्स से, नन ऑफ द अबव से। देखो मैकेनिकल सॉलिडिटी का कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की कोशिश करो एंड आंसर मुझे बताओ, राइट, कमेंट सेक्शन में भी एंड माइंड में भी सोचो। द राइट आंसर इज ग्रुप्स एंड ऑल मेंबर्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है मैकेनिकल सॉलिडिटी। मैकेनिकल सॉलिडिटी मतलब होता है कोहर्शन, यानी कि एकजुटता। मैकेनिकल मतलब यहाँ पे रूलर कोहर्जन को दर्शाया गया, यानी कि जो गांव में, विलेजेस में जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो विलेजेस में हमारे ग्रुप होते हैं उसमें हम लोग क्या चीज़ें कॉमन देखते हैं। ग्रुप एंड इट्स मेंबर, ग्रुप होती है विलेजेस में, गांव में हमारे ग्रुप्स होते हैं एंड उसके सभी मेंबर्स होते हैं जिनके इंटरेस्ट के बारे में और जिनके नीड्स के ऊपर हमें काम करना होता है। तो दैट इज द रीजन वाई ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22, ये है क्वेश्चन नंबर 23, ये है क्वेश्चन नंबर 23 तक ही है बस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स 23 नंबर क्वेश्चन। सो हमारे जो पॉइंट्स है वो थोड़े बढ़ेंगे। हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि मैक्स वेबर का जन्म कहाँ, यानी कि कौन से डे पे हुआ था। क्या ये इनका बॉर्न 21 अप्रैल 1864 को हुआ था, 1684 को हुआ था 21 अप्रैल, या फिर 1468 में हुआ था, या फिर ईयर 1764 में हुआ था। इसका ईयर तुम्हें बताना है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, उनका बॉर्न हुआ था 21 अप्रैल 1864 को, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, उसका एमसीक्यूज होता है यहाँ पर कंप्लीट। एंड क्वेश्चन जो था वो तुम्हारा 23 था, थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हो गया था, तो क्वेश्चन जो है वो 23 थे एंड मार्क्स भी तुम्हारे 23 ऑल राउंड है। एंड मुझे तुम्हारे मार्क्स चाहिए कमेंट सेक्शन में, तो लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अब हम लोग मूव करने वाले हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, बट उससे पहले ये जान लो कि हमारे क्लास 11 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी के अवेलेबल हैं, इंग्लिश के अवेलेबल हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाके देख लो, चैप्टर्स को समझ लो, साथ ही में एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सभी के वीडियोस जाके देख लो, ठीक है। एंड फर्दर नोट्स को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड कॉमेंट सेक्शन में पिन भी है अगेन। देन हम लोगों को फर्दर ज्वाइन करो थ्रेड्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बिगिन करने वाले हैं। व्हाई इज द एनलाइटनमेंट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है सोशियोलॉजी, उसमें एनलाइटनमेंट का क्या रोल है ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है। सो एनलाइटनमेंट में हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था, ये हुआ था लेट 17 एंड 18 सेंचुरी के बीच में। एंड इसमें क्या हुआ था ना, एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं जागरूक हो गए थे, समझदार हो गए थे, क्वेश्चंस, रीजंस, ये सब चीजें करना शुरू कर दिए थे। ह्यूमन बींग जो है वो सेंटर फिगर ऑफ द यूनिवर्स हो गए एंड रैशनल थॉट्स एज इट को, यानी कि ह्यूमन बींग्स अब ह्यूमन बींग्स बन गए, वो सवाल पूछना शुरू किए, चीज़ों को जानना शुरू किए, रैशनल थॉट्स इमर्ज उनके अंदर हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग उन्होंने स्टार्ट की, जिससे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ना सिर्फ प्रोड्यूसर बने बट यूजर बने नॉलेज के। जो भी ज्ञान हमारे समाज में था, यूनिवर्स में था, उसको ना सिर्फ हम लोगों ने प्रोड्यूस किया बट हम लोगों ने इन सभी नॉलेजेस को यूज किया फॉर आवर थिंकिंग, फॉर आवर ग्रोथ पर्पस। दोज हु डिड नॉट अडॉप्ट द न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, जिन्होंने भी ये नए वे को, नए सोच विचार, थिंकिंग एंड रीजनिंग को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें हम लोग मानते थे बहुत ही प्रिमिटिव पीपल, ठीक है। जो कि प्रिमिटिव पीपल मतलब कि वो कुछ नहीं जानते, रहने का तरीका भी नहीं मालूम है, लाइक दैट। सो दिस डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस सोसाइटी एज इट वाज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस।
ये जो हमारा एनलाइटनमेंट का पीरियड था, ये ह्यूमन इंटरेक्शंस के वजह से बढ़ा। ट्रेड हमारे कंट्री में हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ, बुक्स पब्लिश होने लगी, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में बुक्स वगैरह आए, कल्चर्स इवॉल्व हुए। तो इसी तरीके से हमारे कंट्री में आ गया एनलाइटनमेंट का पीरियड, ठीक है। सो दस इट हेल्प सोशियोलॉजी टू ग्रो एज अ रैशनल एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट, जहाँ पे हम लोगों ने क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू किया। आई होप, देखो ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा ईजी था। एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम लोगों ने आंसर को पॉइंट वाइज सही तरीके से लिखा है। हम लोगों ने शुरुआत किया कि एनलाइटनमेंट कब आया, फिर उसका ग्रेजुअल मीनिंग क्या है, फिर उसको हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया एंड एक कंक्लूडिंग लाइन दिया। सो ऐसे तुम्हें राइट आंसर का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू सोशियोलॉजी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्यों आया। देखो सबसे पहले तुम्हें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक्सप्लेन करना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया था। देखो समाज में बहुत बड़ा चेंज लाने का एक काम हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने भी किया है। लाइक फॉर एग्जांपल द इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स जो हैं वो आई हमारे समाज में, न्यू मशीन्स आई, लेबर्स आया, मार्केट आया, ये नए फैक्ट्री सिस्टम आए, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहे थे, नए नए मटेरियल्स बन रहे थे, ट्रेड हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, नए नए इंडस्ट्रीज, अर्बन स्पेस बन रहे थे, स्लम्स आ रहे थे, ये सारे डेवलपमेंट्स समाज में हो रहे थे बहुत तेजी से, राइट। एंड इस टाइप के चेंजेस हम लोगों ने, इस टाइप की ग्रोथ जो है वो हम लोगों ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि भाई ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं, इनको तो पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। सो इसी रीज़न की वजह से हमारा जो इतने ब्रॉड लेवल के चेंजेस है उसे समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए हमारा एज अ डिसिप्लिन आता है सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट। इन सभी डेवलपमेंट्स को, ग्रोथ को पढ़ने के लिए, सोशल बिहेवियर को पढ़ने के लिए हमारा सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने सोसाइटी को ग्रेटली ऑब्जर्व किया, एम्पेरिकल स्टडीज परफॉर्म की, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस किए एंड चीज़ों को समझा। देन हमारा जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से इवॉल्व हुआ एज अ फुल डिसिप्लिन, जो कि अब हमारे वर्ल्ड में थ्रू आउट धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है वो और ज़्यादा फैल रहा है, ग्रो ऑन हो रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। हमारा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसके कंपोनेंट्स क्या है ये तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो कार्ल मार्क्स जो है उनकी फिलोसफी ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने मेंशन किया था अबाउट मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट, विच वाज एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल पीरियड, जो कि बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड था, लिंक्ड था टू हिस्टोरिकल पीरियड। कैसे? बिकॉज उन्होंने बताया था कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो जनरल लेवल पे आया था, यानी कि पहले हमारे समाज में हिस्टोरिकली देखा जाए तो हमारे समाज में पहले था primitive communism, then slavery, then feudalism and capitalism, right? At a specific level जो base है of production is economic and includes productive forces and productive relations. तो उन्होंने बोला था कि हमारे समाज में चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे आते रहते हैं, राइट। जब भी हमारे साथ अत्याचार होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, स्लेवरी था, फ्यूडलिज्म था, बट अभी हम लोग देख रहे हैं तो क्या इन सभी में से कोई भी एक जिंदा है? क्या अभी हम लोग कोई भी प्रैक्टिस को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, राइट। सो इसको हम लोगों ने हमारे सोसाइटी ने इस सभी चीज़ों को डील किया, राइट। सो ये वाला पार्ट है। देन ये फर्दर एक्सप्लेन करें कि हमारा जो समाज है वो पूरा का पूरा समाज जो है उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग शेप करने में हमारा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। हमारे जो प्रोडक्टिव फोर्सेस होते हैं वो हमारे लैंड होते हैं, लेबर होता है, टेक्नोलॉजी होता है एंड एनर्जी होता है। वेयर प्रोडक्शन रिलेशंस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एंड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। प्रॉपर्टी रिलेशंस जो हैं वो हमारे बनते हैं। सो हमारे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आते हैं हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव फोर्सेस एंड प्रोडक्शन रिलेशंस। हमारे समाज में, अगर हमारा ये समाज है, मैं ट्रायंगल बनने की कोशिश करी अगेन, सो यहाँ पे देख लो प्रोडक्टिव फोर्सेस यहाँ पे आता है, देन सेकंड में आता है हमारा प्रोडक्शन रिलेशंस एंड थर्ड पे आता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये जो है ये हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप होते हैं। हमारे जो कुछ हमें जीने रहने खाने के लिए जैसे टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है, पहला। दूसरा, हमें रहने के लिए ऑफकोर्स हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, सो उसे हम लोग इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के अंदर देखा जाता है हमें। एंड तीसरा है हमारे आइडियाज़, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिडिल क्लास
क्लास की हूँ तो मेरे टेक्नोलॉजीज जो है वो मिडिल लेवल में होंगे, मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, राइट। मेरे अगर मैं मिडिल क्लास सोसाइटी से आती हूँ तो मेरे रिलेशनशिप्स में जो भी लोग होंगे उन सभी वो सभी मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर्स ही होंगे, लाइक दैट, राइट। सो हमारे मिडिल क्लास, यहाँ से रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो रही है, टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, एंड इससे से मैं शेप होंगी, राइट। मेरे आइडियाज़, मेरे व्यूज़, मेरे थॉट्स जो हैं मेरे इकोनॉमी के हिसाब से, मेरे पास जितने पैसे हैं, जितने सारे रिलेशनशिप्स हैं, मिडिल क्लास लोगों से रिलेशनशिप्स है, तो मैं भी एक मिडिल क्लास ही बनूंगी आगे जाके, ऐसा इनका कहना है, यूँ समझ लो, ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करें इनकी थ्योरी को। सो ये ही इनकी थ्योरी है जहाँ पे ये बता रहे होते हैं कि हमारा जो प्रोडक्टिव फोर्सेस एंड प्रोडक्टिव रिलेशंस है यही हमें फॉर्म करता है एज एन इंडिविजुअल। मेरे पास जितनी जितने टूल्स होंगे, जितनी टेक्नोलॉजीज होंगी, उसी के हिसाब से मेरे रिलेशंस होंगे, एंड फर्दर उसी के हिसाब से मैं जो हूँ शेप होंगी, राइट। मेरे आइडियाज़, मेरे व्यूज़, मेरे थॉट्स जो हैं वो इसी के हिसाब से होंगे, राइट। बट आजकल के समाज में, आजकल की सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। बहुत से पुअर क्लास के लोग होते हैं जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एंड वो भी अपनी मे बी वो पुअर है बट वो पुअर नहीं बनते हैं, राइट। ये ऐसा कॉन्सेप्ट की है कि मतलब राजा का बेटा राजा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट ऐसा हम लोग आजकल के सोसाइटी में नहीं देखते हैं। आई होप ये वाला ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा आगे जाके देखने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाई डू क्लासेस कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स के हिसाब से जो क्लासेस है उन्हें कॉन्फ्लिक्ट में क्यों आना चाहिए? अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे तो वो समाज में चेंजेस नहीं आएंगे। समाज में चेंजेस नहीं आएंगे तो क्या होगा कि वो और ज़्यादा प्रताड़ित होते रहेंगे, जो वर्किंग क्लास के पीपल हैं, राइट। अगर उनके साथ बुरा हो रहा है, उनको उस टाइम पे वेजेस नहीं मिल रहे हैं, वो मशीन्स की तरह दिन रात बस काम करते रहते हैं, 24 घंटा उनसे काम करा लो, उनकी वर्किंग कंडीशंस ठीक से नहीं है, चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रही हैं, राइट। सो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स तुम लोग फेस कर रहे हो और तुम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो क्या होगा, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, राइट। एंड अगर तुम लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो तुम्हारा जो अत्याचार का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, तुम लोगों को एकजुट होना है एंड तुम लोगों को आवाज़ उठानी है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो रिवॉल्यूशन, समाज में चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी को समाज से हटाने के लिए और सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। यही तुम्हें एकदम अपने वर्ड्स में फ्रेम आउट करके लिख देना है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। सोशल फैक्ट क्या होता है एंड हम सोशल फैक्ट को कैसे समझते हैं या कैसे देखते हैं? अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कीम, सोशोलॉजी जो है वो स्टडी होता है, हम लोग सोशोलॉजी के अंदर सोशल फैक्ट को ही पढ़ रहे होते हैं, समझे। सोशल फैक्ट मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि एक्सटर्नल होती हैं टू एन इंडिविजुअल एंड कंस्ट्रेन करती हैं उनकी बिहेवियर को, जो चीज़ें हमारे समाज में हैं और जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, कंस्ट्रेन करती हैं, वो हमारी सोशल फैक्ट होती है, ठीक है। ये जनरल होते हैं, हमारे समाज के अंदर होती हैं। इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। सोशल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि लॉ है, एजुकेशन है, रिलीजन है, इन सभी की वजह से हमारे फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप्स अफेक्टेड होते हैं, राइट। हमारा जो भी रिलीजन है, हमारा जो भी कास्ट है, हमारा जो भी क्लास है, उसके हिसाब से हमारे जो हमारी जो सोच है वो हमारी फॉर्म होती है। जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है वैसे हम सोचते हैं, राइट। उसी तरीके के थॉट्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ कि हमारा जो एजुकेशन है, लॉ है, मैरिज है, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो समाज में रन होते हैं, इन सभी की वजह से हमारा बिहेवियर है वो अफेक्टेड होता है, राइट। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट सोशोलॉजी जो है वो एक सोशल फैक्ट है, डर्कीम कहते हैं, डर्कीम करते हैं स्टडी ऑन सुसाइड। इसके बारे में हम लोग आगे एक और बार पढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू एज, सुसाइड जो है वो एक पर्सनल चॉइस होता है देन एन इंडिविजुअल, यानी कि पर्सनल चॉइस देन एन इंडिविजुअल कमिट्स। बट हमारी सुसाइड करने की जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल ही लेता है, एक पर्सन ही लेता है, बट इसके पीछे का जो रीज़न है वो हमारे समाज ही होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज जो है वो एक इंडिविजुअल को ऐसा फोर्स करती है कि वो सुसाइड करे, राइट। सोशल फैक्ट इज नथिंग बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, यानी कि हमारे जो समाज है उसके अंदर हमारे वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 और द वेरी फर्स्ट बुक। हम लोगों ने पढ़ा था मैरिज, फैमिली, मैरिज, किंगशिप, देन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, राइट। ये सारी चीज़ें, एडुकेशन। सो इन सभी के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रेटली अफेक्ट करती हैं, राइट। हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करती हैं। सो
इससे ही हम लोग सोशल फैक्ट कहते हैं, और सोशल फैक्ट जो है वही सोशियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसे हम समाज के अंदर पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में मेन फोकस करते हैं। सो यही तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। हेंस सोशल फैक्ट जो है उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है थ्रू सोशल बिहेवियर एंड द एग्रीगेट पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर, वही चीज़ है, राइट। सो यही है तुम्हारा ऑल अबाउट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। आई होप ये तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ रही हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की बात करें तो मैकेनिकल सॉलिडिटी इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं, एंड हमारा जो ऑर्गेनिक सॉलिडिटी है वहाँ पे हम लोग मॉडर्न स्टेट्स की बारे में बात करते हैं। सो मैकेनिकल सॉलिडिटी इज ऑल अबाउट जहाँ पे हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनके थॉट्स, विचार, सोच, बिलीव सभी एक जैसे होते हैं। मैकेनिकल सॉलिडिटी जो है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, एंड यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट एंड एंगेजिंग मेंबर्स होते हैं। यहाँ ये जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होती है, एंड अगर कोई भी नॉर्म्स को नहीं माना जाए, कोई भी समाज में बनाए हुए कुछ रूल्स हैं उसे नहीं माना जाए, तो यहाँ पे पनिशमेंट बहुत हार्श होती है, वही चीज़ है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल टोटली इसमें सबमर्ज हो जाता है कलेक्टिवली। देन नेक्स्ट आ जाओ ऑर्गेनिक सॉलिडिटी पे, तो ये मॉडर्न सोसाइटीज़ में ज़्यादातर देखा जाता है, ये गाँवी क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है। सो ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन, यहाँ पे बहुत सी हेट्रोजेनिटी है, मतलब डिफरेंट मास ऑफ पीपल्स, लाइक कि बहुत से अलग अलग कास्ट और क्लास के लोग एकजुट होते हैं। दैट इज द रीजन वाई इट इज हेट्रोजिनिटी ऑफ इट्स मेंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा जो है वो हमारा जो ऑर्गेनिक सॉलिडिटी है, इसमें पॉपुलेशन जो है यहाँ पे देखा जाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। देन सेल्फ सफिशिएंट तो होते हैं बट एक दूसरे पे यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, राइट। देन रिस्ट्रिक्टिव लॉज होते हैं, अगर कोई भी लॉज का पालन नहीं किया जाए, राइट, कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाए तो क्या होता है, जेल होता है, राइट। सो ये बात है। देन ये वाला जो सोसाइटी है इसमें ऑटोनॉमी दी जाती है इंडिविजुअल्स को, फ्रीडम है तुम्हारे पास कि तुम कोई भी कपड़े पहनना चाहो पहन सकते हो, कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पे फ्रीडम होती है। बट यहाँ पे फ्रीडम नहीं होती है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, कुछ एग्जांपल्स दो कि कैसे मॉरल कोड जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं सोशल सॉलिडारिटी, मतलब मॉरल कोड्स के हेल्प से हमारे समाज में एक एकजुटता कैसे आती है। सो डकी ने इसे भी एक्सप्लेन किया है कि ये जो हमारे मॉरल कोड्स होते हैं वो भी इंडिकेटर होते हैं, यानी कि इसी की वजह से हमारे समाज में सॉलिडारिटी होती है। मॉरल कोड्स जो है वो एक ऐसे कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं जो जिसपे हम लोग कलेक्टिवली एग्री करते हैं। दे रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशंस एंड वे आर मैनिफेस्टेड इन दी प्रैक्टिस इन एवरीडे लाइफ। द टाइज दैट इंडिविजुअल्स वे आर बाउंडेड विद वे आर important for the society, and these exerted a pressure on people to confirm that the norms and values of the society are not violated by any means. Therefore, the individual's behavior was limited and predictable, which made it easy to understand the social solidarity governed them. For example, caste system in India is a moral code that is reflective of social solidarity among various groups belonging to same caste. यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारा moral codes है, it is all about the rules and regulations which is established under society. कोई भी समाज में हमारे जो rules हैं, regulations हैं, उन सभी को मॉरल कोड्स ऐसा टोटल बोल रहे हैं। हम सभी एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे एग्री कर रहे हैं, सो वो हमारे मॉरल कोड्स हो जाते हैं समाज के अंदर। एंड अगर हम इसे वॉयलेट करते हैं तो हमें हार्श पनिशमेंट्स भी मिल सकते हैं, बट हार्श पनिशमेंट्स विल नॉट बी इनफॉर्मल, लॉ के हिसाब से हमें पनिशमेंट्स मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट। अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है बेसिक फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में हम लोग क्या बेसिक फीचर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे काम होते हैं फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि जो हमारे काम है वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं कि मैं अगर कोई ऑफिसर हूँ, लाइक IPS ऑफिसर अगर मैं हूँ तो मेरा एक एरिया है, मुझे एक डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी सारी पावर्स हैं। उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर कोई और डिस्ट्रिक्ट में मैं अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकती। सो ये हमारे फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स के अंदर आया। नेक्स्ट है हमारा हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशंस। हमारे जो पोजीशंस है उसमें एक हायरार्की बनी हुई होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों ने UPSC एग्जाम के बारे में सुना होगा तो उसमें तुम लोगों ने सुना होगा कि पहले होते हैं IFS, देन होते हैं IAS, देन होते हैं IPS, राइट। सो ऐसे ही सभी ऑफिशियल्स के हायरार्कीज होते हैं। सबसे टॉप पे एक होता है, फिर उसके नीचे एक होता है, फिर उसके नीचे एक होता है, फिर उसके नीचे एक होता है। सो ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न बना हुआ है। रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी ऑफिशियल
ऑफिशियल है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सो हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं पेपर्स पे, फाइल्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, रिटन डॉक्यूमेंट्स पे, टू बी मोर स्पेसिफिक। देन आ जाओ ऑफिस मैनेजमेंट में। ऑफिस मैनेजमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी विच रिक्वायर्स ट्रेन्ड एंड स्किल्ड फुल ऑफिसर्स। जो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होनी चाहिए कि वो एक ऑफिस को मैनेज कर पाए। ऑफिस मतलब एक ऑफिस को साफ सुथरा नहीं करना है, बट यहाँ पे हम लोग जो ऑफिस हमें मिलता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी मानना है। कंडक्ट इन ऑफिस, जो कंडक्ट इन ऑफिस है उसका मतलब ये है कि हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के भी, जो उन्हें फॉलो करने होते हैं, राइट। एंड अगर वो कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है, उनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि भाई तुमने ऐसा कौन सा सिचुएशन आया कि तुम्हें ये स्टेप उठाना पड़ा, राइट दैट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कंडक्ट इन ऑफिशियल्स में। नेक्स्ट आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि क्या स्पेशल है या डिफरेंट है अबाउट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी नीड इन सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर क्या ऐसी ऑब्जेक्टिविटी है जिसकी ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सोशल साइंस या कोई भी सोशल साइंस का डिसिप्लिन हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो चाहे वो साइकोलॉजी हो, इसके अंदर वैल्यू न्यूट्रलिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यू न्यूट्रलिटी मतलब तुम अपनी फीलिंग्स को, जो भी तुम समाज में जो तुमने अपने समाज में प्रॉब्लम्स फेस किए वो सब तुम लिख नहीं सकते हो। अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख को तुम्हें नहीं लिखना है। सोशोलॉजी की कोई भी स्टडीज करते हुए जो भी ऑब्जर्वेशंस करो उसमें ऑब्जर्वेशंस में जो भी तुम्हारी सोच है उससे नहीं लिखना है, बट जो तुम ऑब्जर्व करो, जो तुम्हें देख के चीज़ों को पढ़ के समझ आ रही है वो तुम्हें लिखना होता है। यानी कि अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके अपनी स्टडीज़ को आगे रखना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कोई बच्चा है रो रहा है, ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे खुद की फीलिंग नहीं लिखनी कि चॉकलेट के लिए रो रहा होगा बच्चा, और किस चीज़ के लिए रो सकता है, बट मे भी बच्चा इसलिए रो रहा होगा क्योंकि वो गुम हो गया होगा, लाइक दैट। सो हमें अपनी वैल्यू न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। हमें सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स से उठ के हम लोगों को ध्यान से ऑब्जर्वेशंस करनी है, एंड जो भी स्टडी है वो अपनी फीलिंग्स को हटा के एंड समाज को एंड ऑब्जर्वेशंस को मेन मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है समाज के अंदर। सो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सोशोलॉजिस्ट जो है उसे अपनी व्यूज़ को हटा के अपने पर्सनल बिलीव्स को न्यूट्रल रखना है, लाइक दैट। एंड साथ ही में हमें जो अपना स्टडी है वो एम्पिरिकल भी रखना है। अपने एक्सपीरियंसेस के साथ हमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करते हुए, साइंटिफिक मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए समाज को और अच्छे तरीके से और बड़े स्तर पे जानने की ज़रूरत है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ आइडियाज़ या थ्योरीज जिसकी वजह से समाज में या हमारे इंडिया में मूवमेंट्स आए थे रिसेंट टाइम्स में, तो ये तुम लोग खुद से फॉर्म करके लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत से सोशल थ्योरीज हैं जो सोशल मूवमेंट्स यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस पे बेस्ड है। जैसे दीज इंक्लूड्स, हम लोगों ने देखा है थ्योरीज ऑफ सोशलिज्म, फेमिनिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म। सोशल मूवमेंट्स जो हैं वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे बैकवर्ड क्लासेस के साथ अन्याय होता है। सोशलिज्म में हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा काम कर रहा है। दलित्स एंड ट्राइबल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे, अपनी पावर्स को वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फेमिनिज्म में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वुमेन्स का जो और इक्वल राइट्स मिल रहे हैं वुमेन को समाज के अंदर। तो इंडिया में जो है तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। सो वही चीज़ें तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है एंड उसे मेंशन करना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ही मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट कार्ल मार्क्स एंड वेबर, इन दोनों ने इंडिया के बारे में क्या लिखा है ये तुम्हें पता करना है। अभी पता कर लो। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो इंडिया जो है उसमें लिटिल कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि ही वॉज ऑफ ओपिनियन दैट इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप विच हैड नो कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया जो है उसकी बहुत से खुद के इंस्टीट्यूशंस है, बिलीव्स हैं एंड जो कि कंट्रोल होते हैं ह्यूमन के बिहेवियर के थ्रू। मार्क्स ऑल्सो बताते हैं कि ब्रिटिश के रूल जो है इंडिया के अंदर वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही रोट मेनी आर्टिकल्स, वो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स भी लिखते हैं इंडिया के बारे में जो ब्रिटिश राज से रिलेटेड होता है, जो उनके आइडियाज़ को लाइट देता है एंड वो बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में हो रहा है एंड वो गलत हो रहा है, लाइक दैट। मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर जो है ही स्टडीड इंडिया अंडर हिज वर्क्स ऑन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जब वो अपने इस टॉपिक पे काम कर रहे थे, इस बुक पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने इंडिया की स्टडी की थी। इंडिया के सोसाइटी के बारे
ये बोला था कि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स एंड सप्रेस्ड है अंडर द बैरियर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत सी नौटंकियाँ देखी जाती हैं इनके हिसाब से। ये बोलता है कि वही कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, एंड वो आगे बोलता है कि रैशनल थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड जो भी कास्ट सिस्टम है इंडिया में उससे ये बोलते हैं कि बहुत गलत है। ये ही ऑल्सो बिलीव दैट रिलीजन और कास्ट सिस्टम जो है वो एक साथ नहीं चल सकते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं, एंड इनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या तुम बता सकते हो क्यों हम लोग इन सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल डर्कीम, क्यों हमें पढ़ने की ज़रूरत है इनके बारे में? अब तो ये है भी नहीं, राइट? अब इतने टाइम बाद, उनके जाने के इतने टाइम बाद हम लोग क्यों पढ़े उनके बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में? ये तुम्हें बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा जा रहा है। देखो, द वर्क ऑफ थिंकर्स हु डाइड लॉन्ग अगो नीड्स टू बी स्टडीड बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है इनकी आइडियोलॉजीज़ को पढ़ना अभी के टाइम के सोसाइटीज़ के हिसाब से। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड द कम्युनिस्ट मॉडल, हमें कम्युनिस्ट मॉडल को समझना है, उनकी फेलियर्स के बारे में समझना है, एंड वन नीड्स टू स्टडी कि ये कैसे थ्योरीज आई, डेवलप हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म के बारे में। आजकल के टाइम के हिसाब से बोले तो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म की ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी। सम थ्योरीज ऑफ स्कॉलर्स, कुछ थ्योरीज हैं उन स्कॉलर्स की, पहले के स्कॉलर्स की, जो आजकल के टाइम में भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। फॉर एग्जांपल, जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, मैक्स वेबर ने स्टेट किया था, वो आजकल के टाइम में भी चली जा रही हैं, राइट? सो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी रिक्वायर्ड, अभी भी नीड है उस चीज़ की। देयर थ्योरीज ऑल्सो प्रोवाइड मेनी आंसर्स, उनकी थ्योरीज से हम लोगों को बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोग्रेस ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज़ कंपेयर टू एशियन सोसाइटीज़ को हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ एंड कैसे एशियन सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। सो इनमें हम लोग डिफरेंसेस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट आ जाओ हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। द डिफरेंस बिटवीन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इमाइल डर्कीम ने समझने की कोशिश की। दो हमारा जो सोसाइट है ये साइकोलॉजी का फिनोमिनन है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, बट साथ ही में जो सुसाइड करने का फिनोमिनन है, इस समाज की वजह से ही होता है कहीं ना कहीं, लाइक दैट। यानी कि कोई समाज में ही कोई ना कोई उस पर्सन को फोर्स करता है कि वो सुसाइड करे, ठीक है? सो सोशल फैक्ट्स आर द मेन रीजन बिहाइंड द सुसाइड। ये हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत से कन्फ्यूजन्स आजकल के भी समय में हम लोग देखते हैं जो एग्जिस्ट कर रही होती है, तो उन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये सोशोलॉजी को और इन सभी हमारे जो थिंकर्स हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। आगे क्या लिखा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रीजन्स फॉर नॉट स्टडिंग द वर्क्स ऑफ अर्ली थिंकर्स आर सम ऑफ देम आर ओल्ड। कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड भी हो गए हैं, प्रेजेंट डे के लिए उतने ज़रूरी भी नहीं है, बट फिर भी दिस कैन बी attributed to foreseen changes in social, economic and cultural and technological fields which accompany the advent of new area. यानी it can come to use in social, economic, cultural या फिर technological fields, किसी न किसी फील्ड में काम आ ही जाती हैं। फॉर इंस्टेंस कार्ल मार्क्स की जो आइडियाज था अबाउट सोशलिस्ट एंड सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से दिया हुआ था। मैं वेबर जो है इनको कुछ सिर पे इनकी क्रिटिसिजम्स क्रिटिक्स भी मिलती हैं, लेकिन साथ में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी थ्योरीज जो हैं वो प्रिवेलेंट होती है, एंड आजकल की सोसाइटी में भी इनकी आइडियोलॉजीज़ को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बिकॉज इनकी आइडियोलॉजीज़ की इंपॉर्टेंस आज भी कहीं ना कहीं है, ठीक है? एक बार इसे रीड कर लेना टू अंडरस्टैंड इट मोर। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? सो अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, राइट, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। सो एक्सप्लेन द टर्म बोर्गेसी। बोर्गेसी का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, बोर्गेस are those few people who own the means of production in capitalist society. They enjoy both economic and political power. उन्हें जिन्हें political and economic power मिलती है, वो जो employers होते हैं, राइट, एंड जो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो हो जाते हैं हमारे बोर्गेसी, जो भी बोलो। नेक्स्ट आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन करो ब्रीफली कि सोशल फैक्ट क्या होता है एंड कैसे डर्कीम बताते हैं सोशल फैक्ट को। देखो, सोशल फैक्ट अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था, तो इसे एक बार ही रीड कर लेना, ठीक है? बिकॉज सोशल फैक्ट इट इज़ ऑल अबाउट लाइक जहाँ पे हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं, राइट? सो यही चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मेन कॉन्ट्रीब्यूशन कार्ल मार्क्स की क्या थी। कार्ल मार्क्स जो है वो ट्रायर जर्मनी में हुए थे इन 5 में 1818, एंड मार्क्स जो है वो कौन से स्कूल में पढ़े थे? ट्रेवल स्कूल में पढ़े थे। वो अपने डॉक्टरेट की
किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में। इनके बारे में बता दो कि उन्होंने डॉक्टरल डिसर्टेशन क्या लिखी थी। इनका पर्सनल लाइफ जो था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्ट्रगल से गुजरा बिकॉज इन्हें एक्साइल कर दिया गया था। इन्होंने ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड किया था ब्रिटेन में। इन्हें दो इन्होंने फिलोसफी पढ़ी थी बट ये फिलोसोफर नहीं, एक सोशल थिंकर थे। इन्होंने अपने 2 अपोजिट क्लासेस के बारे में बताया है। कुछ लोग कैपिटलिस्ट थे एंड कुछ लोग वर्कर्स थे जो एक्सप्लॉइट हुए थे, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, एलिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। देखो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करी हूँ। एलिनेशन मतलब होता है कि जब हम अपने काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का जो फल है हमसे चुरा लिया जा रहा है, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने खाना बनाया और हमारे खाने को किसी ने चोरी कर लिया, ऐसा। यानी कि हम लोग जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतने हार्श टाइम में, इतने हार्श सिचुएशंस में, बट फिर भी उनका जो फ्रूट ऑफ लेबर है वो उनसे ले लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, वो अपने काम अपने जितने मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें अच्छे से पैसे नहीं मिल रहे हैं, राइट। पहला। दूसरा, वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तीसरा, वो अपने आप से दूर हो जाते हैं। चौथा, वो अपने फ्रूट ऑफ लेबर से ही एलिनेट हो जाते हैं। तो वो यही बताए जा रहे हैं यहाँ पे, एलिनेशन मतलब कि हम लोग अपने ही काम से काम की वजह से सभी चीज़ों से एलिनेट हो रहे हैं। स्पेशली इट इज़ ऑल अबाउट द वर्कर्स, राइट। नेक्स्ट है कि तुम शॉर्ट नोट लिखो अबाउट मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जर्मनी में हुए थे, अगेन 21 अप्रैल 1864 को। इन्होंने स्टडी की थी लॉ, डिग्री ऑफ लॉ ली थी इन्होंने, एंड इन्होंने डॉक्टरल डिसर्टेशन एंड पोस्ट डॉक्टरल डिसर्टेशंस भी लिखी थी। देन ये प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के। इन्होंने स्टार्ट किया था अपना सोशोलॉजी का वर्क इन 1916। प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी बने एट यूनिक। ये डाई हो गए एट जुलाई 14, 1920। एंड इनको जो मेन वर्क थे वो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म था, रिलीजन ऑफ इंडिया था, इकोनॉमी एंड सोसाइटी था, एसेंस एंड सोशोलॉजी था। ये तुम्हें लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा जो डकीम जो है वो क्या बताते हैं सुसाइड के बारे में। देखो, डकीम ने बताया कि सुसाइड करने का जो मेन रीज़न है वो इंडिविजुअल्स, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल का ही एक डिसीजन होता है, बट इसको इंडिविजुअल को फोर्स कौन करता है? उसी के समाज के लोग, राइट। इगोइस्टिक सुसाइड, एक होता है इगोइस्टिक सुसाइड, लाइक कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल मैटर्स। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो सुसाइड करता है, एंड उस कैटेगरी को, उस टाइप को हम लोग इगोइस्टिक सुसाइड बोलते हैं। एक होता है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो when the individual is over integrated with society, समाज से ज़्यादा ही जुड़ा होता है, एंड समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ाव एंड लगाव हो जाता है, एंड जुड़ाव लगाव की वजह से कहीं ना कहीं उसे सुसाइड करना पड़ता है। तो दैट इज़ द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जौहर प्रथा इन राजपूत। एनॉमिक सुसाइड मतलब ऐसा स्टेट जो कि रिजल्ट करता है जब हमारे पावर जो है, हमारा सोसाइटी में पावर बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो पावर हमसे छीन ली गई, एंड अब हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए बिकॉज वो पावर हमसे छीन ली गई है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अगर कोई इंसान कमिट करता है सुसाइड तो वो हो गया हमारा एनॉमिक सुसाइड। देन होता है हमारा फैटलिस्टिक सुसाइड, जहाँ पे होता है दिस इज बिकॉज ऑफ द ड्यू टू एक्सेसिव डिग्री ऑफ रेगुलेशन। बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फैमिली के अंदर या सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से एक इंसान अगर कमिट करता है सुसाइड, देन इट इज़ नोन एज योर फैंटालिस्टिक सुसाइड ऑफ एनस्लेवमेंट अंडर मास्टर। कोई मास्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है, लाइक दैट। देन आ जाओ हमारा डिटेल, एक्सप्लेन करो डिटेल में कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या थी अपॉन क्लास स्ट्रगल। तो वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देना कि क्लास स्ट्रगल में क्या होता है, कौन वर्कर्स जो है वो एक यूनिटी बनाते हैं, एंड साथ ही यूनिटी बनाते हैं, एंड साथ ही में सबके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एंड व्हाट दे डू इज कैपिटलिज्म को ये गिराते हैं एंड सोशलिज्म को स्टैब्लिश करते हैं। यही सारी पॉइंट्स को तुम्हें यहाँ पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, एमाइल डर्कीम के बारे में लिखो। सो एमाइल डर्कीम के बारे में तुम लोग आराम से लिख सकते हो कि ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका बर्थडे जो था वो 15 अप्रैल 1858 को हुआ था। ये जो है इन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से की, ये ग्रेजुएटेड कहाँ थे, इनकी डॉक्टरल डिग्री क्या थी, इन्होंने एनी सोशोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था। देन डिविजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी, एंड ये सारे सुसाइड, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जरूर लिखना। अगर शॉर्ट नोट आए तो मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एंड और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन। सो यहाँ पे तुम्हें रिलीजन के बारे में बताना है कि रिलीजन क्या है। तो सुपर नेचुरल है, एंड इमोशनल स्टेट है जो हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन, ओके। नेक्स्ट आ जाओ हमारे नेक्स्ट थिंग पे, दैट इज
दी एंड। फाइनली हम लोगों ने अपना चैप्टर कर लिया फुल्ली कंप्लीट। मैंने तुम लोगों को एकदम उंगली पकड़ के एमसीक्यूज कराया, देन एकदम इन डिटेल हम लोगों ने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर को डिस्कस किया। ठीक है, इन डिटेल हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश की। एंड आई होप कि अब तो तुम लोगों ने अगर पूरे वीडियो को ध्यान से देखा, गारंटीड है कि तुम लोग फुल मार्क्स ही ले आओगे, राइट, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, राइट। अब चलते चलते एक बात सुनते हुए जाओ कि इस चैनल पे तुम लोगों को क्लास 11 ह्यूमैनिटीज़ के मेन कंटेंट्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पे सभी नोट्स भी मैं बेचती रहती हूँ, अपडेट्स वगैरह सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही थ्रेड्स, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे तुम हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।